हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशंस रिलेवेंट फॉर नवंबर 2020 अटेम्प्ट। आइए देखते हैं पहला नोटिफिकेशन। दैट नोटिफिकेशन डील्स विद सेक्शन 47। हमें जानकारी है सेक्शन 47 कहती है सर्टेन ट्रांजैक्शन नॉट ट्रीटेड एज ट्रांसफर। उस बहुत लंबा चौड़ा लिस्ट है, उसमें क्लोज हैं 7A, B और उसके सब क्लोजेज हैं A, B और C, which says that if non-resident transfer the capital asset being bond or GDR or rupee denominated bond or a derivative, and if transfer is done by a non-resident on a recognized stock exchange which is located in International Financial Service Center, where the consideration for this transfer is payable in foreign currency, then this transaction is not treated as transfer. यानी नॉन रेसिडेंट को कैपिटल गेन देने की जरूरत नहीं है। कहने का मतलब, अगर नॉन रेसिडेंट बॉन्ड, जीडीआर, रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड या डेरिवेटिव ट्रांसफर करता है स्टॉक एक्सचेंज लोकेटेड इन आईएफएससी और उसका कंसिडरेशन उसको फॉरेन करेंसी मिल रहा है, तो कैपिटल गेन देने की जरूरत नहीं है। ऐसा ही क्लोज डी इंसर्ट हुआ था 2 साल पहले। उस क्लोज डी में लिखा था सच अदर सिक्योरिटी विच इज ट्रांसफर बाय नॉन रेसिडेंट on a stock exchange located in IFSC where consideration is paid or payable in foreign currency, it is also not treated as transfer, but other security में लिखा था as may be notified by the government। तो अब ये नोटिफिकेशन आया है, गवर्नमेंट ने और सिक्योरिटी नोटिफाई की है। एक है फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड बॉन्ड, दूसरे है यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड्स, तीसरे यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, चौथा है फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड इक्विटी शेयर्स ऑफ ए कंपनी और पांचवा है यूनिट ऑफ एआईएफ। तो इसको लेकर भी अगर नॉन रेसिडेंट ट्रांसफर करता है और आईएफएससी में ट्रांसफर करता है जहां कंसिडरेशन उसको फॉरेन करेंसी में मिल रहा है, देन इट वुड नॉट बी ट्रीटेड एज ट्रांसफर, नो कैपिटल गेन वुड बी पेएबल। तो एग्जाम में ध्यान रखें, नॉन रेसिडेंट के सम में अब इतनी आइटम होगी। ये 5 तो हमने देखी, ये अभी मैंने पढ़ी वो 5। इसके अलावा ऊपर वाली मैं ब्लैक मार्क कर रहा हूँ, ऊपर और 4 थी, बॉन्ड, जीडीआर, रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड और डेरिवेटिव। यानी 9 आइटम अगर नॉन रेसिडेंट आईएफएससी पे ट्रांसफर करता है और कंसिडरेशन फॉरेन करेंसी में लेता है, देन इट इज नॉट ट्रीटेड एज ट्रांसफर ड्यू टू सेक्शन 47। उसके पर कोई कैपिटल गेन नहीं लगेगा। आगे चलते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग सेक्शन है 56(2)(x, जिसको हम पॉपुलरली जानते हैं गिफ्ट के नाम से। उस गिफ्ट में हमें जानकारी है कि इफ money or property is being received either without consideration or for a consideration less than fair market value, जहां तक मूवेबल प्रॉपर्टी का सवाल है। और अगर इमॉल प्रॉपर्टी है, दैट मीन्स यू हैव परचेज ए इमॉल प्रॉपर्टी फॉर ए कंसिडरेशन लेस देन सर्कल रेट और वी कैन से स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन, देन इन दैट इवेंट द बायर परचेजर इज लायबल टू पे टैक्स अंडर द हेड अदर सोर्सेज। और उसको लेकर बहुत लंबा चौड़ा एक्सेप्शन का लिस्ट भी था, आपको जानकारी। वो लिस्ट में था इफ प्रॉपर्टी इज रिसीव्ड और मनी ऑफ गिफ्ट ऑफ मनी इज रिसीव्ड फ्रॉम ए रिलेटिव, और इफ इट इज रिसीव्ड एट टाइम ऑफ मैरिज, इफ इट इज रिसीव्ड अंडर व्हील, इफ इट इज रिसीव्ड इन कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ, बहुत लंबा लिस्ट। इफ इट इज रिसीव्ड फ्रॉम चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। उसमें फाइनेंस एक्ट 19 में एक अमेंडमेंट आया था और वहाँ क्लैरिफाई किया गया था, एक एंट्री और बढ़ाई थी उस लिस्ट में। जो लिस्ट है सर्कमस्टेंसेस वेयर इट इज नॉट चार्जेबल टू अदर सोर्सेस, उस लिस्ट में अमेंडमेंट आया था और वहां लिखा था एनी सम ऑफ मनी और प्रॉपर्टी वुड नॉट बी चार्जेबल टैक्स इन द हैंड्स ऑफ रिसिपिएंट, ध्यान से पढ़े, इफ इट इज रिसीव्ड फ्रॉम सच क्लास ऑफ पर्सन एंड सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एज गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब। तो ये फाइनेंस एक्ट नंबर 219 में अमेंडमेंट आया था कि गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन, if it is received from certain class of person, if that kind of property is there, then it would not be falling under the head other sources. Accordingly, ये notification government ने निकाला, notification number 96 2019। वहाँ उन्होंने rule 11 UAC insert किया और वहाँ बताया that this section will not apply for an immoral property which is being nothing but land or building or both, and which is received by resident of unauthorized colony in national capital territory of Delhi. So who is the buyer? Buyer is nothing but resident of a unauthorized colony in national capital territory of Delhi. If he is buying that property, then this section would not apply.
It says where central government by notification regularize this transaction of property based on latest power of attorney or based on latest agreement of sale or based on will or based on petition letter or based on other documents evidencing the payment of consideration for confirming or recognizing the right of ownership or transfer of property or mortgage in relation to such property in favor of such resident. तो सिंपली ये कहता है कि अगर रेसिडेंट ने कोई प्रॉपर्टी खरीदा या उसके ऊपर प्रॉपर्टी डिवॉल्व हुआ बिकॉज ऑफ विल, बिकॉज ऑफ एग्रीमेंट ऑफ सेल, बिकॉज ऑफ पावर ऑफ अटर्नी, बिकॉज ऑफ सम डॉक्यूमेंट, अब ये प्रॉपर्टी अनऑथोराइज कॉलोनी इन नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली में पड़ती है. ऐसी प्रॉपर्टी को लेकर सर्कल रेट की चिंता ना करे. इफ ही इज बाइंग और इफ ही इज बिकमिंग द ओनर ऑफ दिस प्रॉपर्टी, देन सेक्शन 56 वुड नॉट अप्लाई. दैट क्लैरिफिकेशन हैज बीन गिवन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय इंसर्टिंग रूल 11 USC. तो अगर आपको एग्जाम में पूछते हैं कि रेसिडेंट है, ही इज ए पर्सन हु हैज परचेज दी प्रॉपर्टी इन अनऑथराइज कॉलोनी एंड इज ए रेसिडेंट ऑफ अनऑथराइज कॉलोनी, उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन या सर्कल रेट है 5 लाख रुपए, फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, 5 करोड़ रुपए बोल देते हैं, चलो 5 करोड़ है और उसने खरीदा है सिर्फ 2 करोड़ में, देन ही शुड नॉट वरी. ही इज नॉट रिक्वायर्ड टू पे टैक्स ऑन डिफरेंस ऑफ 3 करोड़ value because this has been exempted under section 56 to clause number X by negative list, or we can say circumstances under which it would not be chargeable under the head income from other sources. तो एग्जाम में ध्यान दे कि अगर अनऑथोराइज कॉलोनी नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली की प्रॉपर्टी की बात आती है तो बायर वुड नॉट बी टैक्स ऑन दैट पार्ट इवन इफ ही हैड परचेज फॉर ए वैल्यू लेस देन सर्कल रेट. सारी डेफिनेशन दी गई है, हु इज कॉल्ड रेसिडेंट and what is called unauthorized colony. There is no need to read. आगे चलते हैं पॉइंट नंबर 3, नोटिफिकेशन नंबर 15 2020. यू आर अवेयर ऑफ सेक्शन 11(2). 11(2) ये कहती है कि इफ यू आर ए चैरिटेबल ट्रस्ट एंड इफ यू वांट टू एक्यूमुलेट मोर देन 15% फॉर ए स्पेसिफाइड पर्पस, then you can accumulate and that accumulation would be eligible for exemption under which section 11(2). लेकिन ध्यान ये रखना है कि आप जो एक्यूमुलेट करेंगे एक्सीडिंग 15%, दैट यू टू इन्वेस्ट अंडर सेक्शन 11(5). और 11(5) में बहुत लंबा लिस्ट है. सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, डिपॉजिट्स हैं ऑफ सर्टेन फाइनेंस कंपनीज एंगेज्ड इन लॉन्ग टर्म फाइनेंस फॉर इंडस्ट्रियल पर्पज और लॉन्ग टर्म फाइनेंस फॉर हाउसिंग पर्पज. तो बहुत लंबा लिस्ट है. पब्लिक सेक्टर कंपनी की डिपॉजिट है, उनके शेयर्स हैं. उस लिस्ट में रूल 17C ने अमेंडमेंट किया और अब अगर आप 11(2) का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आपको 11(5) में इन्वेस्ट करना है. तो इन्वेस्टमेंट के नए द्वार सिबिट ने खोल दिए हैं और सिबिट ने बताया दैट यू कैन इन्वेस्ट अंडर सेक्शन 4 ऑफ पेमेंट ऑफ सिस्टम एक्ट 2007. यू कैन इन्वेस्ट इन इक्विटी शेयर कैपिटल और बॉन्ड्स और डिबेंचर्स ऑफ दिस कंपनी. कैसी कंपनी? विच इज एंगेज्ड इन ऑपरेशन ऑफ रिटेल पेमेंट सिस्टम. इट इज गवर्न बाय विच एक्ट? सेक्शन 4 ऑफ पेमेंट ऑफ सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007. और उस कंपनी के ऑपरेशंस क्या है? रिटेल पेमेंट सिस्टम या डिजिटल पेमेंट सेटलमेंट और सिमिलर एक्टिविटीज. आइदर इट इज इन इंडिया एज वेल एज अब्रॉड एंड इट इज अप्रूव्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर दिस पर्पस. और उसके अंदर 51% इक्विटी किसके पास है? हमारे नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के पास है. ऐसी कंपनी के अब आप क्या खरीद सकते हैं? आप इक्विटी शेयर खरीद सकते हैं, आप बॉन्ड खरीद सकते हैं, डिबेंचर खरीद सकते हैं और वो 11(5) में अप्रूव्ड इन्वेस्टमेंट माना जाएगा. दैट इज नोटिफिकेशन नंबर 15 2020. सेक्शन 194(N) हमें जानकारी है कि अगर हम बैंक से कैश उठाएंगे तो 1 करोड़ के ऊपर हमें TDS हमारा कटने वाला है. लेकिन उसमें एक नेगेटिव लिस्ट है, किन लोगों का TDS नहीं कटेगा. टैक्स इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड अंडर 194(N). ध्यान से देखिए, नो टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड अंडर 194(N). अगर गवर्नमेंट विड्रॉ करती है, अगर कोई बैंक विड्रॉ करती है या कोई बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट ऑफ बैंकिंग कंपनी या कोऑपरेटिव बैंक विड्रॉ करता है या ATM वाला विड्रॉ करता है या अदर पर्सन एज मे बी नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद RBI, गवर्नमेंट ने ऑलरेडी नोटिफाई किया है, तो ये लोगों को लेकर 194(N) अप्लाई नहीं होगा. दे कैन विड्रॉ मोर देन 1 करोड़. अब ये नोटिफिकेशन क्या कहता है? खास करके लास्ट 3 ध्यान दिए. लास्ट तीन कौन? बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट ऑफ ए बैंकिंग कंपनी,
एटीएम वाले और सच अदर पर्सन विच गवर्नमेंट नोटिफाई। अगर इनका टीडीएस नहीं कटता है तो उनकी इंफॉर्मेशन जब टीडीएस रिटर्न फाइल करें तो उनकी इंफॉर्मेशन देनी है और लिखना है कि इनका टीडीएस नहीं कटा है बिकॉज ऑफ आइदर क्लोज नंबर 3, क्लोज नंबर 4 और क्लोज नंबर 5। इन शॉर्ट, इन लोगों का स्पेशल रिपोर्ट टीडीएस रिटर्न में करना है कि ये 3 एग्जेम्पशन में फॉलो हो रहे हैं, इसलिए बैंक ने उनका टीडीएस नहीं काटा है और उन्होंने कितना विड्रॉ किया वो डिटेल भी रूल 31A(4) के जारी बताया गया कि उनको टीडीएस रिटर्न में दिखाना है। स्टेटमेंट ऑफ टैक्स डिडक्शन एट सोर्स इज नथिंग बट टीडीएस रिटर्न। तो ये टीडीएस रिटर्न में ये जानकारी आपको बैंक को देनी है कि ये 3 लोगों के हमने टीडीएस नहीं काटे बिकॉज ऑफ दिस एक्सेप्शन और उन्होंने इतने विड्रॉ किए। आगे चलते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग सेक्शन 194M की हमें जानकारी है कि 194M लाया गया था इफेक्टिव फ्रॉम 1 सितंबर 2019। वहाँ इंडिविजुअल HUF को टीडीएस काटना है एट द रेट ऑफ 5% इफ दे आर नॉट कवर्ड बाय 194C, 194D और 194J। तो उनको यहाँ टीडीएस काटना है इफ पेमेंट एक्सीड्स व्हाट 50 लाख। तो ये हमें जानकारी है सारी। अब उसका टीडीएस काटने के बाद रिटर्न कौन से फॉर्म में फाइल करना है, चलन कब फाइल करना है, कितने दिन में टैक्स पेमेंट करना है, ये सारी जानकारी के लिए ये नोटिफिकेशन आया है रूल 32C, रूल 36C एंड रूल 31A(4)C। पहला पॉइंट कहता है कब तक ये पेमेंट जमा करना है टीडीएस काटने के बाद। तो आपको पेमेंट जमा करना है विद इन 30 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ मंथ इन विच टैक्स डिडक्शन वॉज मेड। तो अगर मान ले आपने टीडीएस काटा फॉर एग्जाम्पल 15 जनवरी 2020 को, तो उसका एंड ऑफ मंथ कब होगा 31 जनवरी 2020। उसके 30 दिन के अंदर, ध्यान दे 30 दिन बताएं, 1 मंथ ने लिखा है। अगर 1 मंथ लिखा होता तो यहाँ एंड कहाँ होता फरवरी में, लेकिन 30 दिन लिखे हैं यहाँ। तो फरवरी के 28 दिन आएंगे, 28 आएंगे 29 आएंगे, 2020 है तो 29 आएंगे। तो फरवरी के 29 और मार्च का 1। तो आइडियली टैक्स हैज टू बी डिपॉजिटेड बाय 1 मार्च 2020। ठीक है, फिर उसका टीडीएस सर्टिफिकेट इशू करना है विद इन 15 डेज फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग दिस चलन। तो चलन कब फर्निश हुआ है 1 मार्च 2020। उसके 15 दिन के अंदर, उसके 15 दिन कहाँ होंगे ख़त्म, उसके 15 दिन हुए 16 मार्च 2020। तब तक आपको टीडीएस सर्टिफिकेट जारी करना है। टीडीएस सर्टिफिकेट का फॉर्म है फॉर्म नंबर 16D। अब ध्यान दे, जो चलन पे करना है विद इन 30 डेज, बट वही चलन रिटर्न है, टीडीएस का रिटर्न अलग से जारी नहीं करना है, वही चलन फॉर्म नंबर 26QD बन जाएगा। इसलिए उन्होंने लिखा है चलन कम स्टेटमेंट। तो ये बहुत महत्वपूर्ण वर्ड है। तो जो चलन आप फाइल करेंगे वो चलन का नाम है 26QD, लेकिन इट इज एज गुड एज टीडीएस रिटर्न। इसलिए चलन भी 30 दिन में जमा करना है और टीडीएस रिटर्न भी बहुत ऑब्वियस है 30 दिन में ही जमा करना है। 30 दिन कहाँ से देखने हैं, जिस महीने टीडीएस काटा उस महीने का अंत। तो यहाँ एग्जाम्पल लिया मैंने, 15 जनवरी में टीडीएस काटा, उस महीने का अंत 31 जनवरी। उसके बाद के 30 दिन के अंदर आपको ये रिटर्न कम चलन 26QD अपलोड करना है और टैक्स पेमेंट करना है और उसको सर्टिफिकेट इशू करना है उसकी ड्यू डेट के 15 दिन के अंदर अंदर फॉर्म नंबर 16D के अंतर्गत। आगे चलते हैं, पॉइंट नंबर 6, लिंकिंग ऑफ आधार, इंटीमेटिंग आधार। इतना बड़ा चक्कर है और इतना बड़ा एक्सटेंशन मिलता जा रहा है। तो लास्ट डेट जो एक्सटेंडेड है उसकी 31 मार्च 21। तब तक आप उसको लिंक या इंटीमेट कर सकते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। आगे चलते हैं, पॉइंट नंबर 7, सेक्शन 269 SU। आपको जानकारी है 269 SU लगाया गया था और उसमें बताया गया था कि एवरी पर्सन हु इज कैरिंग ऑन बिजनेस, अगर उनका टर्नओवर, सेल्स, ग्रॉस रिसीप्ट पिछले साल 50 करोड़ से ऊपर गया है तो उनको ध्यान रखना है, उनको कस्टमर को फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है सो दैट कस्टमर कैन मेक पेमेंट टू देम थ्रू प्रिस्क्राइब इलेक्ट्रॉनिक मोड्स। तो ये प्रिस्क्राइब इलेक्ट्रॉनिक मोड कौन से हैं, ये नोटिफिकेशन 105 के जरिए रूल 119AA में जारी किए गए हैं और गवर्नमेंट ने 3 प्रिस्क्राइब मोड अप्रूव किए हैं। उनको डेबिट कार्ड पावर्ड बाय रुपए अप्रूव फैसिलिटी देनी पड़ेगी कस्टमर को, यूपीआई, भीम यूपीआई की फैसिलिटी देनी पड़ेगी और तीसरा यूपीआई क्यूआर कोड, भीम यूपीआई क्यूआर कोड की फैसिलिटी सब कस्टमर को उनको देनी पड़ेगी जिनका टर्नओवर 50 करोड़ से ऊपर है पिछले साल।
दैट इज सेक्शन 269 SU। अगर ये नहीं देंगे तो आपको जानकारी है उनको स्पेसिफिक पेनल्टी भी लगाई जाएगी। आगे चलते हैं, एक और नोटिफिकेशन आया था, नोटिफिकेशन नंबर 8। हमने देखा था बहुत सारी सेक्शन में लिखा है, जैसे 40A3 है, 40A3A है, 35AD है, 43(1) है, 44AD है, सब जगह लिखा है कि पेमेंट इज रिसीव्ड बाय एनी मोड अदर देन बाय अकाउंट पे चेक और अकाउंट पे ड्राफ्ट और ECS और अदर प्रिस्क्राइब इलेक्ट्रॉनिक मोड। तो अदर प्रिस्क्राइब इलेक्ट्रॉनिक मोड कौन से होंगे, ये सारे सेक्शन के लिए बहुत जगह ये रेफरेंस है। 43CA में है, 50C में है, गिफ्ट वाले सेक्शन में 56(2)(x) में है, फिर एडिशनल डिडक्शन फॉर एडिशनल एम्प्लॉयमेंट EJJAA में है, फिर पॉलिटिकल पार्टी में 2000 वाली लिमिट में है, 269SS और ST में है, तो 269T में है। जहाँ जहाँ भी ये अकाउंट पे चेक, ECS और अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड है, तो अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड का लिस्ट गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब किया है, और वो लिस्ट अब है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, IMPS, UPI, RTGS, NEFT, भीम। इट इज़ इक्विवेलेंट टू अकाउंट पे चेक माना जाएगा, तो आपको वायलेशन नहीं कहलाएगा। यू कैन रिसीव पेमेंट बाय दिस मोड और यू कैन मेक पेमेंट बाय दिस मोड, देयर वुड नॉट बी एनी डिफिकल्टी। इट इज़ एज गुड एज अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट और अदर प्रिस्क्राइब इलेक्ट्रॉनिक मोड। अब इसको लेकर गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा बदलाव किया है। एग्जाम में ध्यान दें, 40A3 में हमने रूल 60D देखा था। रूल 60D एक लंबा चौड़ा लिस्ट है, और वो लिस्ट में बताया गया है, इन फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस इवन इफ यू मेक पेमेंट इन एक्सीडिंग 10,000 अदरवाइज देन बाय अकाउंट पे चेक नो डिसअलाउंस विल बी मेड। उसमें बहुत लंबा लिस्ट था। उस लंबे लिस्ट में एक ऐसा पॉइंट था कि अगर हम पेमेंट करते हैं उस दिन जिस दिन बैंक क्लोज्ड है, आइदर बिकॉज ऑफ हॉलीडे और स्ट्राइक, तो भी आपका डिसअलाउंस नहीं होगा। ऐसा एक क्लोज रूल 60D में था, आपको याद है। अब ये रूल को उन्होंने विथ इफेक्ट फ्रॉम 29 जनवरी 2020 ओमिट कर दिया है। ध्यान दे, उसको स्ट्राइक कर दिया है, उसको ओमिट कर दिया है। तो उसका मतलब ये हुआ कि इस तारीख से अगर आप पेमेंट करते हैं 10,000 से ऊपर, अदरवाइज देन बाय प्रिस्क्राइब मोड ऑन ए डे व्हेन बैंक इज क्लोज्ड बिकॉज ऑफ हॉलीडे और स्ट्राइक, देन ऑल्सो 40A3 का डिसअलाउंस लगेगा। उन्होंने क्या कर दिया कि भाई चलो बैंक बंद है हॉलीडे और स्ट्राइक की वजह से, लेकिन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, IMPS, UPI, RTGS, NEFT जो लिस्ट दिख रहा है, भीम, ये सब कुछ तो चालू है, तो यू कैन मेक पेमेंट थ्रू दैट। बैंक बंद है तो क्या फर्क पड़ता है। इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, जो रूल 60D में एक्सेप्शन था हॉलीडे वाला या स्ट्राइक वाला, उसको हटा दिया। कौन सी तारीख से? 29 जनवरी 2020। एग्जाम में ध्यान रखें, उसके पहले की डेट दी गई है, देन 40A3 डिसअलाउंस वुड नॉट बी अट्रैक्टेड। लेकिन 29 जनवरी के बाद का कोई आपने ट्रांजैक्शन किया, अगर बैंक हॉलीडे के दिन आपने कोई ट्रांजैक्शन किया, अदरवाइज देन बाय अकाउंट पे चेक और ड्राफ्ट, तो आप गए काम से 40A3 का डिसअलाउंस होगा। आइए चलते हैं, देखते हैं नोटिफिकेशन नंबर 76। आपको जानकारी है सेक्शन 92CE की, उसमें हमने देखा था प्राइमरी एडजस्टमेंट एंड सेकेंडरी एडजस्टमेंट। जब प्राइमरी एडजस्टमेंट किया जाता है तो जो अदर पार्ट है एसोसिएटेड एंटरप्राइज का, उससे जितना भी एडिशन हुआ है हमारी टोटल इनकम में, जितनी भी हमारी टोटल इनकम इंक्रीज हुई है या जितना भी लॉस रिड्यूस हुआ है, उतना जो प्राइमरी एडजस्टमेंट का जितना अमाउंट है जो एडजस्टमेंट हुआ है टीपी में, उतनी अमाउंट हमें एसोसिएटेड एंटरप्राइज से इंडिया में रिपेट्रिएट करनी होगी। अगर हम रिपेट्रिएट विद इन प्रिस्क्राइब टाइम नहीं करते हैं, then it is treated as advance made by Indian party to that associated enterprise, और उसके पर इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करना पड़ेगा इन अ प्रिस्क्राइब मैनर। और उनको क्या करना पड़ेगा, वो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इंडिया में रिपेट्रिएट करना पड़ेगा। तो वो प्रिस्क्राइब टाइम क्या है और क्या इंटरेस्ट लगेगा, उसको लेकर ये नोटिफिकेशन नंबर 76 आया। और 76 में उन्होंने प्रिस्क्राइब टाइम बताया 90 डेज फ्रॉम ए स्पेसिफाइड डेज, वहां तक कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। एंड देयर आफ्टर 90 डेज आर ओवर, इंटरेस्ट वुड बी चार्जेबल फॉर ए पीरियड गिवन इन कॉलम नंबर 3। तो आइए देखते हैं, बहुत सारी सिचुएशन है, एग्जाम में ध्यान रखें, बड़ा प्रैक्टिकल टेस्ट करते हैं, उसके नीचे आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि कितने दिन में पेमेंट किया जाए, वो स्पेसिफाइड डेट कौन सी होगी और कितना इंटरेस्ट लगेगा कितने पीरियड के लिए, दैट दे डू एक्सपेक्ट इन ए स्मॉल सम। तो ये चार्ट और ये टेबल आपको अच्छी तरह तैयार करना है। अलग अलग सिचुएशन है। पहली सिचुएशन है प्राइमरी एडजस्टमेंट टीपी में सीओ मोटो एसएससी ने बताया है। अगर एसएससी ने सीओ मोटो बताया है तो उसको जानकारी है, वो रिटर्न में भी ऐड करके देगा।
तो 90 डेज कहाँ से कैलकुलेट करना है? ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न से। तो नॉर्मली ड्यू डेट क्या रहती है? 30 नवंबर ऑफ रिलेवेंट AY। तो ड्यू डेट खत्म होने के 90 दिन के अंदर उनको रिपेट्रिएट करना है। अगर वो रिपेट्रिएट नहीं करते हैं तो उतनी अमाउंट, नॉन रिपेट्रिएट अमाउंट को लेकर उनको इंटरेस्ट भी चार्ज करना पड़ेगा। इट इज ट्रीटेड एज एडवांस। और वो इंटरेस्ट शुरू होगा कहाँ से? ध्यान से देखें, इंटरेस्ट कहाँ से शुरू होगा? फ्रॉम ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न, डेट फ्रॉम विच इंटरेस्ट इज चार्जेबल। ध्यान दे, इंटरेस्ट इज नॉट चार्जेबल आफ्टर 90 डेज, इट इज चार्जेबल फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न। यानी इंटरेस्ट भी 30 नवंबर से लागू हो जाएगा, उसी तारीख से लागू हो जाएगा। दैट इज टू बी केप्ट इन माइंड। नंबर 2, अगर प्राइमरी एडजस्टमेंट्स टीपी में एओ ने तय किया है और अपीलेट अथॉरिटी ने भी, एओ ने या अपीलेट अथॉरिटी ने तय किया है और एसएससी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है, यानी अब एसएससी ने कोई आगे अपील जारी नहीं की उसको लेकर, कोई अपीलेट पेंडिंग नहीं। एसएससी ने मान लिया कि मैं उसके ऊपर टैक्स देने को राजी हूं जो एओ ने ऐड किया। या मान लो आगे जाके अपील में गए और कमिश्नर अपील या ट्रिब्यूनल, हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने कंफर्म किया, कहीं भी कंफर्म हुआ और एसएससी ने मान लिया, तो जिस ऑर्डर में एसएससी ने मान लिया, मान लो सीआईटी अपील के ऑर्डर में कंफर्म हुआ और एसएससी ने सोचा अब मुझे आगे ट्रिब्यूनल नहीं जाना है और सीआईटी अपील का ऑर्डर उसने मान लिया, तो वो डेट के 90 डेज के अंदर उनको रिपेट्रिएट करना है। अगर वो नहीं करते हैं तो सीआईटी अपील का जिस दिन ऑर्डर आया उस दिन से इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना पड़ेगा। टिल व्हाट टाइम? टिल द मनी गॉट रिपेट्रिएटेड। मान ले प्राइमरी एडजस्टमेंट हुआ है ड्यू टू एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट, तो दिस इज इवन हायर स्टेप देन इवन व्हाट सुओ मोटो आई डू इट। इट इज ऑलरेडी डिसाइडेड इन एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट। उसमें 2 सिचुएशन बनती है। एक सिचुएशन ये बनती है कि एपीए हैज बीन एंटर्ड इनटू बिफोर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न, यानी एपीए आपका एंटर हुआ है रिटर्न फाइल करने से पहले। इसका मतलब कि आप सुओ मोटो उसके अंदर एडजस्टमेंट करेंगे ही करेंगे। तो सुओ मोटो एडजस्टमेंट करेंगे तो आपको 90 दिन कहाँ से गिनने हैं? ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न से गिनने हैं। और अगर आप नहीं लाते हैं पैसे 90 दिन के अंदर तो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न से आपको इंटरेस्ट भी वसूलना होगा एक्सपोर्टेड एंटरप्राइज से। अगर एपीए आपने एंटर किया है आफ्टर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न, आपकी ड्यू डेट चली गई, उसके बाद आपने एपीए एंटर किया, और हमें मालूम है कि एपीए कैन बी पॉसिबल फ्रॉम रोल ओवर सिचुएशन, इट कैन बी अप्लाइड फॉर अर्लियर ईयर ऑल्सो। तो उन्होंने बताया चिंता मत करें, जिस मंथ में आप एपीए एंटर करते हैं उसके एंड से 90 दिन के अंदर आपको क्या करना है? रिपेट्रिएट करना है। जैसे मान ले आपने एपीए एंटर किया, फॉर एग्जाम्पल लेते हैं 3 अप्रैल 2020, ठीक है। तो 3 अप्रैल 2020, तो इस मंथ का एंड कब होगा? इस मंथ का एंड होगा 30 अप्रैल 2020। उसके बाद आपको कितने दिन देखने हैं? 90 दिन देखना है। तो दैट इज टू बी केप्ट इन माइंड। तो 90 दिन कहाँ होंगे? तो मई के 31 होंगे, जून के 30 यानी 61, और जुलाई के 29। तो आपको 29 जुलाई तक ये पेमेंट इंडिया में लाना है। इफ़ यू फेल टू ब्रिंग इट तो ध्यान दे आपको इंटरेस्ट लगेगा कहाँ से? एंड ऑफ मंथ इन विच एपीए हैज बीन एंटर्ड इनटू। तो एपीए का एंड ऑफ मंथ कौन सा है? 30 अप्रैल। तो 30 अप्रैल से आपको क्या लगेगा? इंटरेस्ट लगेगा। फिर एक और सिचुएशन है, यू हैव एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ सेफ हार्बर रूल। अगर सेफ हार्बर में आपने एक्सेप्ट कर लिया है कि सेफ हार्बर की तरह से आप जो मिनिमम परसेंटेज दिए गए या मिनिमम इनकम दिखानी पड़ रही है वो आप दिखा रहे हैं, तो आप सामने से दिखा रहे हैं, आपको जानकारी है, और आप रिटर्न में दिखा रहे हैं। और जब आप रिटर्न में दिखा रहे हैं तो फिर 90 डेज कहाँ से देखने? डेट ऑफ रिटर्न से लॉजिकल है, और इंटरेस्ट भी कहाँ से होगा? उसी डेट से। फिर लिखा है प्राइमरी एडजस्टमेंट टू टीपी इज डिटरमाइंड बाय रेजोल्यूशन अराइव्ड अंडर मैप। मान लो आपका बहुत गहरा डिस्प्यूट हो गया, इसलिए आपको मैप इन्वॉल्व करना पड़ा डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट के अंतर्गत। वहां दोनों कंट्री की टैक्स अथॉरिटी इन्वॉल्व होगी और दोनों कंट्री की टैक्स अथॉरिटी ने मिलकर डिसाइड किया और फाइनल जजमेंट आया। तो उसकी इफेक्ट कौन देगा? उस जजमेंट की, दोनों अथॉरिटी की अपना एओ देगा एज पर रूल 44H ऑफ सच मैप प्रोसीजर। तो जिस दिन एओ उसकी इफेक्ट देगा उसके 90 दिन के अंदर आपको क्या करना है? वो पैसे रिपेट्रिएट करने हैं। अगर आप फेल हो जाते हैं तो इन दैट केस आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा उसी डेट से जिस दिन एओ ने इफेक्ट दिया। व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट? तो रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए उन्होंने बताया है कि आपको लिबोर पकड़ना है, लिबोर एज ऑन 30 सितंबर ऑफ रिलेवेंट EY प्लस 3% wherever the international transaction is denominated in foreign currency. तो दैट रेट ऑफ इंटरेस्ट यू हैव टू टेक इट दिस। आगे चलते हैं, पॉइंट नंबर 10। अमेंडमेंट आया रूल नंबर 10 DA में। क्यों अमेंडमेंट लाया गया? क्योंकि फाइनेंस एक्ट 2019 में
92 सेक्शन में अमेंडमेंट आया है, बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है। इसको आप मोस्ट आईएमपी कर दीजिए, एग्जाम को लेकर ये थियोरी में आपको टेस्ट कर सकते हैं, या आपको इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो फाइनेंस नंबर 2 एक्ट 2019 में सेक्शन 92D को कंप्लीटली सब्स्टिट्यूट किया गया, और उस सब्स्टिट्यूट में उन्होंने बताया कि जो कॉन्स्टिट्यूटेड एंटिटी है इंटरनेशनल ग्रुप की, उसको भी मेंटेन, कीप एंड मेंटेन प्रिस्क्राइब इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट। तो जो इंटरनेशनल ग्रुप की कॉन्स्टिट्यूटेड एंटिटी है उनको भी अब 92D अप्लाई होगी। अगर आप पुराना 92D देखें बिफोर सब्स्टिट्यूशन, तो वो सिर्फ उनको एप्लीकेबल होती थी जिन्होंने इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन एंटर किया है। लेकिन जो नई 92D आई, जो हमने अमेंडमेंट में डिस्कस किया था, वो अब दोनों को लगेगी। पर्सन हु हैज अंडरटेकन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन उसको भी लगेगी, और पर्सन हु इज ए कॉन्स्टिट्यूटेड एंटिटी ऑफ इंटरनेशनल ग्रुप उसको भी ये सेक्शन लागू पड़ेगी, वेदर और नॉट एनी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन इज अंडरटेकन बाय सच कॉन्स्टिट्यूटेड एंटिटी। यानी उन्होंने इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन किया हो या ना किया हो, उनको ये डॉक्यूमेंट और इंफॉर्मेशन रखनी पड़ेगी। तो वो इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट क्या है, कितने टाइम पीरियड के लिए रखना है, किन को रखना है, ये सारा बहुत लंबा रूल है। उसमें कुछ मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ एमसीक्यू और थियरी के एंगल से। तो 10DA1 जो है वो आपको एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। वहाँ लिखा है कि ऐसी कॉन्स्टिट्यूटेड इंटरनेशनल ग्रुप की, ध्यान से देखें, जिसकी ग्रुप की कॉन्सोलिडेटेड ग्रुप रेवेन्यू 500 करोड़ से ज़्यादा है। ठीक है, 500 करोड़ से ज़्यादा है, एंड लिखा है एंड एग्रीगेट इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द ईयर 50 करोड़ से ज़्यादा है। यानी कॉन्सोलिडेटेड ग्रुप रेवेन्यू 500 करोड़ से ज़्यादा है, और जो ट्रांजैक्शन हुआ है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन उसकी वैल्यू 50 करोड़ से ज़्यादा है। और मान ले अगर वो ट्रांजैक्शन परचेज, सेल, लीज, यूज ऑफ इंटेंजिबल प्रॉपर्टी है, यानी वो इंटेंजिबल प्रॉपर्टी को लेकर ट्रांजैक्शन है, तो 10 करोड़ की लिमिट है। इन शॉर्ट, ये इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट कॉन्स्टिट्यूटेड एंटिटी को रखने हैं कब, अगर ग्रुप रेवेन्यू, कॉन्सोलिडेटेड ग्रुप रेवेन्यू इज मोर देन 500 करोड़ एंड उन दोनों का ट्रांजैक्शन, पेरेंट कंपनी के साथ का ट्रांजैक्शन 50 करोड़ से ज़्यादा है, या अगर इंटेंजिबल है तो 10 करोड़ से ज़्यादा है। देन they have to keep and maintain information document of which group, international group। तो this is the MCQ they can test। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि कौन सी इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट रखना है। तो बहुत लंबा लिस्ट है, मैं उसको पढ़ने वाला नहीं हूँ, वो आपको खुद को पढ़ना है। लेकिन ये आपको थियोरी में 4 मार्क में या 8 मार्क में पूछ सकते हैं। दे कैन टेस्ट यू फॉर 8 मार्क्स दैट यू लिस्ट डाउन विच इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट ऑफ इंटरनेशनल ग्रुप आर रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन बिकॉज ऑफ अमेंडमेंट और सब्स्टिट्यूशन ऑफ एंटायर सेक्शन 92D। और लास्ट एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, व्हाट इज द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग दिस रिपोर्ट। तो उन्होंने बताया है कि रिपोर्ट शैल बी फर्निश इन अ प्रिस्क्राइब फॉर्म दैट इज 3CEA टू जॉइंट कमिश्नर एज में बी डेजिग्नेटेड बाय डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स रिस्क असेसमेंट। तो आपको रिपोर्ट किसको फर्निश करना है, जॉइंट कमिश्नर को फर्निश करना है। और रिपोर्ट कब तक देना है, ऑन और बिफोर डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न अंडर 139(1). तो हमें जानकारी है कि नॉर्मली उनकी ड्यू डेट क्या रहती है, 30 नवंबर। तो तब तक आपको रिपोर्ट फर्निश करना है। अगर एक से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूटेड एंटिटी है, देन दिस फॉर्म मे बी फर्निश बाय एनी वन कॉन्स्टिट्यूटेड एंटिटी इफ इंटरनेशनल ग्रुप हैज डेजिग्नेटेड दैट एंटिटी फॉर द पर्पज ऑफ रिपोर्टिंग। और उसकी इंफॉर्मेशन जॉइंट कमिश्नर को 3CEA-B फॉर्म में देनी है एटलीस्ट 30 दिन पहले। तो रिपोर्ट कौन सा फाइल करना है, 3CEA-AA, ये रिपोर्ट फाइल करना है। ठीक है, और अगर एक से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूटेड एंटिटी है, मोर देन 1 है, तो कौन सी कॉन्स्टिट्यूटेड एंटिटी उन्होंने डेजिग्नेट की है एटलीस्ट 30 दिन पहले। 30 दिन किसके पहले, 30 नवंबर के 30 दिन पहले आपको 3CEA-B फॉर्म में जानकारी देनी है जॉइंट कमिश्नर को कि हमारी 2 एंटिटी है, इसमें से ये एंटिटी आपको रिपोर्ट फाइनल देगी। कितने पीरियड के लिए डॉक्यूमेंट जो आप मेंटेन कर रहे हैं उसको रखने हैं, तो दे शुड बी केप्ट एंड मेंटेन फॉर अ पीरियड ऑफ 8 years। 8 years कहाँ से देखने हैं, मेरी बजट से नहीं, 8 years इज फ्रॉम द एंड ऑफ रिलेवेंट AY। उसके साथ साथ रूल 10DB में भी अमेंडमेंट किया गया है। अनफॉर्चुनेटली रूल 10DB आपके मॉड्यूल में नहीं दिया है, और इंस्टीट्यूट ने यहाँ सिर्फ जो चेंजेस आए उतने बताए। रूल 10DB डील्स विथ कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग। इट इज डीलिंग विथ व्हाट, कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग। मेरे हिसाब से उसमें कोई खास महत्व नहीं है इसका।
आपके एग्जाम एंगल से, लेकिन यहाँ भी यही बात है कि दैट रिपोर्ट शुड बी CBC रिपोर्ट शुड बी सबमिटेड टू जॉइंट कमिश्नर विच इज़ डेजिग्नेटेड बाय डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स रिस्क असेसमेंट। यहाँ भी वही दोहराया उन्होंने, ऐसे ही फॉर्म यहाँ है कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग को लेकर कि आपको ये जो ये बताया कि आपको 2 months प्रायर टू द डेट ऑफ फर्निशिंग रिपोर्ट आपको जानकारी देनी है कि विच विल बी देयर रिपोर्टिंग एंटिटी, और अगर मोर देन वन रिपोर्टिंग एंटिटी है तो आपको उसकी भी जानकारी देनी है। रिपोर्ट हैज टू बी फर्निश्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट डेजिग्नेटेड बाय द इंटरनेशनल ग्रुप, और उसकी इंफॉर्मेशन भी आपको जानकारी देनी है जॉइंट कमिश्नर को इन अ फॉर्म नंबर 3CEAE। अब ये सारे फॉर्म नंबर आपको एग्जाम में पूछेंगे नहीं, अगर पूछेंगे तो आपका बहुत कम नसीब कहलाएगा। तो मेरे हिसाब से रूल 10D का कोई खास महत्व नहीं, इतना याद रखें कि अब रिपोर्ट किसको फर्निश करना है, जॉइंट कमिश्नर, और डेजिग्नेट कौन करेगा इस जॉइंट कमिश्नर को, डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स रिस्क असेसमेंट। तो ये सारे आपके हो गए इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन सर्कुलर जो इंस्टीट्यूट ने भी नवंबर 20 के लिए निकाले हैं। तो वी आर एंडिंग दिस सेशन। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर नवंबर 2020 अटेम्प्ट। थैंक यू।